नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम मार्केट का ओवरऑल पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करने वाले हैं कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर हमारा झुकाव खरीदारी की तरफ होना चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग की तरफ होना चाहिए। क्या मार्केट में कोई क्रैश देखने को मिल सकता है? क्या ये सही समय है मार्केट से एग्जिट करने का? इन सब चीज़ों को लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि अचानक से माहौल क्यों बदल गया, सब लोग गिरावट की बात क्यों कर रहे हैं। तो इसका रीजन तो आपको पता चल ही गया होगा। चाइना की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है एवरग्रांड, जिसकी हालत आपको खराब नजर आती है और यही मेन रीजन है ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट हो रही है और इंडियन मार्केट में भी गिरावट नजर आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है, पहले से ये प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन मार्केट ने आज डिसाइड किया कि इसको ट्रिगर बना के लेना है और यहाँ पर गिरावट दिखानी है। तो थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। चाइना ने अपने बैंक्स को बताया कि एवरग्रांड जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है वो ऐसी पोजीशन में नहीं है कि अपने इंटरेस्ट को चुका पाएगी, और ऐसा ही हुआ। जो उनका शॉर्ट टर्म का डेट था उसका जो रीपेमेंट करना था वो नहीं कर पाए। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, पॉजिटिवली नहीं लिया जाता। ऑफ कोर्स यहाँ पर नेगेटिवली इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ता है। एवरग्रांड बहुत ही बड़ी कंपनी है जिस पर बहुत ही बड़ा कर्जा भी है। वन ऑफ द हाईएस्ट और बिगेस्ट डेट पाइल है चाइना में, और ग्लोबली भी इसका जो लास्ट रिकॉर्डेड डेट पाइल है वो $300 बिलियन का है। अगर आप इसे कंपेयर करना चाहते हैं, ये नंबर समझना चाहते हैं, टीसीएस का मार्केट कैप $200 बिलियन का है और कंपनी का कर्जा देखिए $300 बिलियन का नजर आता है। तो बहुत ज्यादा कर्जा नजर आता है, इंक्लूडिंग बैंक लोन्स, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स और सप्लायर क्रेडिट भी इसमें इंक्लूडेड है। सप्लायर क्रेडिट से मेरा मतलब है कि जो उधारी पे माल खरीदते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हमें नजर आता है। लास्ट वीक कंपनी ने अपने शॉर्ट टर्म डेट का जो रीपेमेंट करना था वो नहीं कर पाए हैं। तो ये सारी सिचुएशन हमें खराब होती हुई नजर आ रही है, कंपनी दलदल में घुसती हुई नजर आती है। तो ऑफकोर्स इसे पॉजिटिवली नहीं लिया जाता। तो फिलहाल इसका क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है? तो एवरग्रांड मोस्ट लाइकली अभी डिफॉल्ट करने वाला है। वन बाय वन सारे लेंडर्स जिन्होंने भी इनको लोन दिया है, वन बाय वन सारे को ये डिफॉल्ट करते जाएंगे, क्योंकि सेल्स भी अच्छा नजर नहीं आता है। 2018 के मुकाबले सेल्स ऑलरेडी 70% या 75% गिर चुके हैं, मार्जिन भी 10% गिरते हुए नजर आते हैं। अब तो सबको पता भी चल गया है कि कंपनी की हालत खराब है, तो नया कैश रेस करना, नया फंड रेस करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। तो इससे यहां पर बैंकरप्सी की पॉसिबिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो जब भी पॉसिबिलिटी बैंकरप्सी की होती है तो रिकवरी सबसे पहले कौन करेगा? चाइना के बैंक्स करने वाले हैं। तो उनकी रिकवरी हो जाएगी, उसके बाद कुछ बचेगा तो बाकी लोगों को मिलेगा। तो आपको डोमिनो इफेक्ट देखने को मिल सकता है। डोमिनो का मतलब है एक वन बाय वन पीस रखते हैं, एक गिराते हैं तो सब कुछ गिरता चला जाता है। उसी प्रकार से सप्लायर क्रेडिट भी बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो जिन लोगों ने भी इनको उधार दिया था उनकी सिचुएशन तो खराब हो गई। सबसे पहले तो वो बैंक रिकवरी करेंगे, दूसरी कंपनीज जिसने उधार पे माल दिया था उनकी रिकवरी का यहां पर टाइम ही नहीं आएगा। तो ये सारी सिचुएशन आपको डोमिनो इफेक्ट, रिपल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। एवरग्रांड रियल एस्टेट की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो रियल एस्टेट में एक डाउनटर्न देखने को मिलेगा, जिसके कारण मेटल की डिमांड आपको कम होती हुई नजर आएगी और इसीलिए हमारे जो मेटल स्टॉक्स हैं आज हमें गिरते हुए नजर आते हैं। तो इसका रिपल इफेक्ट ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में देखने को मिल चुका है। तो इस प्रकार से ये सिचुएशन दिखाई पड़ती है और यही वो मेन ट्रिगर है जिसके कारण आज ग्लोबल मार्केट्स में और हमारी मार्केट में हमें गिरावट नजर आती है। यूएस मार्केट्स ऑलरेडी डाउन नजर आते हैं, उनका जो फ्यूचर्स है वो भी हमें डाउन नजर आता है। यूरोपियन मार्केट्स में भी आपको 2% के आसपास की, उससे भी ज़्यादा की गिरावट नजर आती है। S&P 500 का चार्ट आपके सामने है। S&P 500 जो कि अमेरिका का इंडेक्स है, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नजर आता है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है और मात्र 5% की गिरावट आपको यूएस मार्केट में दिखाई पड़ती है तो ऑफकोर्स उसका इफेक्ट आपको हमारी बाजार में भी दिखाई पड़ सकता है। तो ये सिचुएशन भी अच्छी नजर नहीं आती। इंडिया विक्स के बारे में बात करें तो ये भी आपको बढ़ता हुआ नजर आया। इंडिया विक्स होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ये बताता है कि भाई मार्केट में डर का माहौल कितना है। एक्चुअली तो ये ऑप्शन ट्रेडर्स यूज करते हैं कि भाई ऑप्शन के जो बाय ऑर्डर बुक है और सेल ऑर्डर बुक में उसमें डिफरेंस कितना है। ये कुछ टेक्निकल चीज है, जनरली ये ऑप्शन ट्रेडर्स ज्यादा यूज करते हैं, उनके लिए ज्यादा यूजफुल होता है। लेकिन इससे हमें पता चलता है कि ओवरऑल इक्विटी मार्केट में भी क्या माहौल चल रहा है। अगर इंडिया विक्स बहुत ज्यादा होता है तो उसका मतलब है कि ज्यादा बड़े गैप डाउन्स और आपको गैप अप्स, ये सारी चीजें दिखाई पड़ सकती है। रेंज बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर अभी तक एक महीने में 500,000 पॉइंट का मूवमेंट होता था, तो अगर विक्स बहुत ज्यादा ऊपर होता है तो आपको मूवमेंट भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है, गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहां पर देखिए इंडिया विक्स कंटिन्यूअसली आपको बढ़ता हुआ नजर आता है।
जब भी कोई इवेंट होता है तब भी इंडिया विक्स बढ़ जाता है, तब भी यहाँ पर आपको प्रीमियम शूट अप होते हुए नजर आते हैं। फिलहाल 2 दिन से आपको ये बढ़ते हुए नजर आए हैं। एक तो बैड बैंक वाला अनाउंसमेंट हुआ तो वो तो न्यूज़ बेस चल रहा था, उसके बाद हमें जीएसटी काउंसिल देखने को मिला, लेकिन आज भी हमें इंडिया विक्स बढ़ता हुआ नजर आया। तो ये सारी सिचुएशन है, ये दर्शा रही है कि आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, मार्केट हमें नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। तो ये सारे तो मेरे रीजंस हो गए। ये रीजंस हमें दिखाई पड़ते हैं कि क्यों लॉजिकली मार्केट हमें नीचे आती हुई नजर आ सकती है, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों मार्केट नीचे तो आ सकती है लेकिन कोई बड़ा क्रैश हमें देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट क्रैश होता क्या है, बहुत ही छोटे पीरियड ऑफ टाइम में बहुत बड़ा मूवमेंट आपको नीचे की साइड पे दिखाई पड़ता है, ये होता है मार्केट क्रैश। उसमें अगर कोई कंपनी को फायदा भी हो रहा हो सिचुएशन से, फिर भी वो कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिलती है। जैसे कि कोविड-19 की अगर बात करें, मार्केट क्रैश हो गया, आईटी सेक्टर का बेनिफिट था, फार्मा सेक्टर का बेनिफिट था, उसके बावजूद हमें वहां पर गिरावट देखने को मिली। तो मार्केट क्रैश में कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट, हर एक स्टॉक में आपको, हर एक सेक्टर में आपको गिरावट दिखाई पड़ती है। लेकिन फिलहाल ये सिचुएशन आपको नजर नहीं आ रही है। पर्टिकुलर सेक्टर जैसे कि ऑटो सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर हो गया, ये सब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत स्ट्रांग नजर आते हैं। निफ्टी आईटी देखिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है। निफ्टी एफएमसीजी देखिए ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है। निफ्टी बैंक देखिए ये इतना ज्यादा स्ट्रांग ऑफ कोर्स नजर नहीं आता, लेकिन यहां पर अभी भी अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है, क्योंकि फिलहाल ही अपने फरवरी हाई तक पहुंचता हुआ नजर आया और ब्रेकआउट करने की कोशिश भी करता हुआ नजर आता है। तो ये कुछ इंडेक्स हैं जो कि अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अपसाइड पोटेंशियल दिखाई पड़ता है। एफएमसीजी तो बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा था, मार्केट निफ्टी 50 डबल हो गया था, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, नेस्ले, ये सब स्टॉक्स आपको इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आए थे। तो यहां पर फिलहाल ही हमें परफॉर्मेंस स्टार्ट होता हुआ नजर आया। रिलायंस के बारे में बात करें, ये भले ही एक इंडिविजुअल शेयर है, लेकिन निफ्टी 50 में अच्छा खासा वेटेज है। तो रिलायंस का चार्ट आप देख सकते हैं, फिलहाल ही एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला और ऊपर के लेवल पर ये सस्टेन करने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। भारतीय एयरटेल में तेजी देखने को मिली, वो भी स्ट्रांग है। आईटीसी भी भागता हुआ नजर आया। तो ये कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं, पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जो कि आपको स्ट्रांग नजर आते हैं। तो इसका सीधा मतलब है गिरावट तो हो सकती है, लेकिन मार्केट क्रैश वाला माहौल फिलहाल हमें नजर नहीं आता। मार्केट क्रैश में कोई नहीं बचता है, सब कुछ आपको नीचे आता हुआ नजर आता है, लेकिन फिलहाल ये सिचुएशन हमें दिखाई नहीं पड़ती है। तो ये तो हो गया कुछ स्ट्रक्चरल रीजंस कि क्यों हमें कुछ शेयर्स की वजह से निफ्टी 50 क्रैश होता हुआ नजर नहीं आ सकता। लेकिन कुछ फंडामेंटल रीजंस के बारे में बात करें, ग्लोबल फोकस फिलहाल पॉलिसी पर चल रहा है, पॉलिसी मीटिंग्स पर चल रहा है। सेंट्रल बैंक की पॉलिसी मीटिंग्स होने वाली है, फेड की भी पॉलिसी मीटिंग होने वाली है। वहां पर एक्सपेक्टेड है कि अभी भी लिक्विडिटी को कंटिन्यू रखा जाएगा, क्योंकि यूएस के जो जॉब डेटा हैं वो अभी भी वीक नजर आते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है मार्केट के लिए, लिक्विडिटी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। डोमेस्टिक न्यूज़ भी हमें काफ़ी स्ट्रांग नजर आती है। पीएलआई स्कीम्स है, गवर्नमेंट का जो फोकस है, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर रिलीफ मेजर्स चल रहे हैं स्ट्रेस सेक्टर्स के लिए, टेलीकॉम के लिए फिलहाल आपको एक बहुत अच्छी हेल्प देखने को मिली। बैड बैंक का न्यूज़ आता हुआ नजर आया। ये सब पॉजिटिव न्यूज़ हमें डोमेस्टिक भी नजर आती है। और जो ये फेड का हमें मीटिंग दिखाई पड़ सकता है, वहां पर भी एक्सपेक्टेड है कि आपको लिक्विडिटी कंटिन्यू रहती हुई नजर आएगी। तो ये कुछ फंडामेंटल रीजंस हैं कि मार्केट में आपको क्रैश देखने को नहीं मिल सकता। गिरावट ऑफ कोर्स हो सकती है, लेकिन क्रैश के चांसेस बहुत ज्यादा कम दिखाई पड़ते हैं। अब गिरावट कौन से लेवल तक हो सकती है, इसके बारे में चार्ट्स पर डिस्कस करते हैं। निफ्टी के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है निफ्टी एक स्मॉल कैप शेयर की तरह ऊपर जा रहा है, उतनी ही स्ट्रेंथ आपको दिखाई पड़ती है। तो ये जो स्ट्रेंथ है निफ्टी 50 में, उसे मैं निफ्टी के साथ ही कंपेयर करूंगा, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 की तेजी के साथ वहां पर कैसा परफॉर्मेंस रहा था, उसके बाद क्या हुआ था, ये सिचुएशन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अक्टूबर में देखिए 11,000 के लेवल से ये ऊपर गया, बीच में हमें कंसोलिडेशन भी देखने को मिला। नवंबर में शानदार तेजी आई, 11,500 के लेवल से हमें ये 13,000 तक जाता हुआ नजर आया। दिसंबर में भी तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई, 13,000 के लेवल से 14,000 का लेवल देखने को मिला। बीच में एक दिन गिरावट देखने को मिली थी, चाइना का ये बॉर्डर इशू हुआ था, उसका रिएक्शन देखने को मिला, लेकिन वापस मार्केट ऊपर गई। जनवरी 2021 में भी आपको तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई। बजट से एक हफ्ते पहले गिरावट देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई, लेकिन बजट के बाद और भी तेजी आ गई और भी तेजी से निफ्टी आपको जंप होता हुआ नजर आया और 15,000 के ऊपर आपको जाता हुआ नजर आया। उसके
उसके बाद एक गिरावट देखने को मिली। ज़्यादा गिरावट ऑफकोर्स नहीं हुई थी, 7-8% की गिरावट हमें टॉप लेवल से देखने को मिली, लेकिन 2-2.5 महीने तक आपको निफ्टी 50 नीचे आता हुआ नजर आया, एक चैनल में ये ट्रेड करता हुआ नजर आता था। ओवरऑल इसे कंसोलिडेशन कह सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी आप कह सकते हैं, जो मर्जी कह सकते हैं, लेकिन गिरावट देखने को मिली। 2-3 महीने तक निफ्टी आपको शांत होता हुआ नजर आया। 3-4 महीने शानदार तेजी देखने को मिली। बजट से पहले जो करेक्शन हुआ था उसे अगर हम रूल आउट कर देते हैं तो बीच में कोई खास करेक्शन भी आपको देखने को नहीं मिला, खास प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को नहीं मिलती है। कंटिन्यूअसली मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपको 4000 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखाई पड़ती है। और फिलहाल भी कुछ सिमिलर सिचुएशन है। मई के महीने में 14,000 के लेवल से निफ्टी 50 ऊपर जाता हुआ नजर आया। जून जुलाई में कॉन्सोलिडेशन हुआ, बहुत ही टाइट रेंज थी, 500 पॉइंट की रेंज में कॉन्सोलिडेशन होता हुआ नजर आया। अगस्त में ब्रेकआउट हो गया, शानदार तेजी देखने को मिली। 16,000 के लेवल से फिलहाल हमें निफ्टी 50 17,800 तक जाता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल यहां पर भी 3,500-4,000 पॉइंट की रैली आपको पिछले 4-5 महीनों में दिखाई पड़ती है। मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। तो मैं सेम एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं, जैसे पहले मूवमेंट आपको देखने को मिला उसी प्रकार का कंसोलिडेशन आपको दिखाई पड़ सकता है। यहां पर जो आपको कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आया 2-3 महीने का, उसी प्रकार का कंसोलिडेशन मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। कोई कह सकता है कि भाई ये तो कोविड-19 का सेकेंड वेव आया था, उसके कारण गिरावट हुई थी, उसके कारण कंसोलिडेशन देखने को मिला। मैं मानता हूं ऑफकोर्स यही रीजन था, लेकिन अगर आप एक पुराने निवेशक हैं, पुराने ट्रेडर हैं, तो आप ये समझ गए होंगे कि मार्केट अपने हिसाब से काम करता है और बाद में रीजंस उनको फॉलो करते हैं कि भाई ये मार्केट इसलिए गिरी थी, ये कुछ हो गया इसलिए मार्केट ऊपर चली गई। तो ये तो हमें यहां पर समझना पड़ेगा, मार्केट अपने हिसाब से काम करती है और रीजंस उसे फॉलो करते हैं। तो ऑलरेडी मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिली, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि सेम आपको मूवमेंट दिखाई पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आज से ही आपको ये मूवमेंट कंटिन्यू रहता हुआ नजर आएगा, मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकती है, थोड़ा और यहां पर अपने आप को स्ट्रेच कर लेगी। 18,000 18,500 के लेवल्स भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें नवंबर, दिसंबर में, जनवरी में आपको ये 3-4 महीने में आपको ऐसा कुछ मूवमेंट, कंसोलिडेशन वाला मूवमेंट दिखाई पड़ सकता है, जहां पर निफ्टी एकदम शांत मूवमेंट, साइडवेज मूवमेंट आपको दिखा सकती है। ये तो मेरा एनालिसिस सिर्फ चार्ट को देखकर है, लेकिन कुछ ट्रिगर के बारे में बात करें तो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स इसका एक ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छी तेजी आई है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अभी आएंगे वो एक्सपेक्टेशन के साथ मैच ना हो पाए, इसलिए आपको ये ट्रिगर की तरह काम करता हुआ नजर आएगा और गिरावट देखने को मिल सकती है। ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मार्केट में जो रैली आई है, तो ये जो मैं बता रहा हूं कि कंसोलिडेशन होगा वो तो होना तय नजर आता है, वो पेंडिंग ही है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद एकदम से आपको कंटिन्यू ऊपर जाना सस्टेनेबल नहीं होता है। निफ्टी 50 है भाई, कोई स्मॉल कैप शेयर नहीं है कि आपको कंटिन्यूअसली 10 गुना होता हुआ नजर आएगा, इसलिए ये कंसोलिडेशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो अब फिलहाल करना क्या चाहिए, हमारा झुकाव कहां पर होना चाहिए, खरीदारी की तरफ या फिर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर खरीद कर रखा है, उसे आपको टच करने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यू होल्डिंग करते जाइए, जब भी आपको मौका मिलता है आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ पोजिशनल ट्रेडर्स के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, 5 से 15 दिन वाले जो ट्रेड हैं वो तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करें, 3 महीने 6 महीने वाले जो ट्रेड होते हैं, जहां पर हम 20, 25, 30% की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो वहां पर वैसे जो कैंडिडेट्स हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। निफ्टी 50 के ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक भाग चुका है। लास्ट जो मुझे दिखाई पड़ता था कोटक बैंक, वो भी अभी 2000 तक पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट हर एक शेयर में आपको अच्छी तेजी नजर आती है। तो खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से ज्यादा स्टॉक्स नहीं बचे हैं। ऑफ कोर्स कुछ ढूंढने जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा स्टॉक्स फिलहाल नजर नहीं आते हैं। तो अभी आपका फोकस होना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग पर। आपको यहां पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट कहां तक खींच जाएगी, या अभी से ही गिरावट होगी या फिर 18,000 टच करेगी, एक बार 18,200 जाएगी, ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप यूज करते जाइए, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती है, आपका जो पोजिशनल ट्रेड है, सपोज आपके पास 100 क्वांटिटी है, तो आप उसमें छोटी छोटी क्वांटिटीज ऑफलोड कर सकते हैं। 25 में बुकिंग कर दिया, 50 में बुकिंग कर दिया, इस प्रकार से अपने हिसाब से आप 50% का माल बेच सकते हैं, 25% जो भी आपको सूट करता है, इस हिसाब से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल्स पर करते जा सकते हैं, और बाकी की जो क्वांटिटीज है उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।